वेलकम एवरीबॉडी। चलिए आज बात करते हैं हम लोग की सीजीपीएससी में प्रिपरेशन के दौरान इस टाइम पे ऐसी कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो बात दिलो दिमाग में छाए रहती है, जिनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो लेट्स बिगिन विद द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस फेज। जब नोटिफिकेशन आ चुका होता है, आधी आप तैयारी कर लिए होते हैं, आधे से ज़्यादा पोर्शन बचा होता है, पिछले कई प्रीलिम्स का लोड रहता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होते हैं। तो ऐसे जो सिचुएशंस में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके कह सकते हैं कि आपके जहन में आती हैं, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि नॉट एबल टू कंप्लीट सिलेबस। देखो, प्रॉब्लम ये है कि आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। एक चीज़ को 10-10 या फिर 100-100 सब पॉइंट्स में डिवाइड करने से अच्छा है कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दें और आप अपनी क्षमता के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। पहला तो ये है कि अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है कि सब्जेक्ट्स को किस प्रायोरिटी लिस्ट में आपको प्रिपेयर करना है, तो एक रफ जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो कर लीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले सीजीजीएस पे फोकस करता, दूसरा मेरा फोकस होता करंट अफेयर पे, फिर पॉलिटी के यूजुअली 7-8 क्वेश्चन हर साल आ ही जाते हैं, उन पर फोकस करता। इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन आए रहते हैं और ऐसे करते हुए इंडियन हिस्ट्री को लास्ट क्वेश्चन में रखता क्योंकि उसका इनपुट और आउटपुट रेशियो उतना कुछ खास नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हैव ए शेड्यूल। अब आपको एक ही चीज़ एक ही समय पे और एक ही सीक्वेंस में करनी है। जैसे कह सकते हैं कि एक किसी भी एथलीट का या फिर प्रोफेशनल का एक रिचुअल होता है ना। रिचुअल ये हो सकता है कि भाई अगर कोई एथलीट है तो उसका रिचुअल ये हो सकता है कि सुबह वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा लगभग 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 तक वो फ्रेश होगा, 4:15 से 4:30 तक हो सकता है कि वो बेसिक कॉफ़ी वगैरह पिए, 4:30 से 5 तक हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच करे, या फिर अगर वो पढ़ना रीडिंग करता है मेडिटेशन करता है वो करे। उसके बाद 5 बजे के बाद से फिर अपना वर्कआउट लगाना चालू करेगा। 6 बजे 5 से लेकर 7 तक वर्कआउट करने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, आएगा, अपने आप को न्यूट्रिशन करेगा। उसके बाद हो सकता है कि वो 8 बजे 9 बजे वेट ट्रेनिंग के लिए चले जाए। तो इस प्रकार से एक रिचुअल होता है, आप उसको मेंटेन करिए। ये जो रिचुअल होता है वो बोरिंग होता है, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी एंड मेक्स यू बिलीव दैट यू आर मेकिंग कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस इन योर जर्नी। तो मेरा जो पर्सनली जो शेड्यूल चलता था वो ये होता था कि भाई फर्स्ट आवर में या फिर चौथे घंटे में मैं ये करता था कि करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेता था, दूसरे घंटे में इंडिया जीएस लगा लेता था, थर्ड आवर में जब 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको कमज़ोरी छाने लगती है तो सीजीजीएस पढ़ लेता था। और जैसे 3 घंटे होते थे, मेरे 3 घंटे की सिटिंग होती थी। उसके बाद एक लंबा कह सकते हैं कि ब्रेक, इन द फॉर्म ऑफ योर लंच ब्रेक, इन द फॉर्म ऑफ योर स्नैक, इन द फॉर्म ऑफ दोस्तों से बात कर लेना, इन द फॉर्म ऑफ सो जाना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ये जो मैं किया करता था। फिर इसी का सेम कॉपी पेस्ट आपके सेकंड शिफ्ट में लंच के बाद आप चौथे घंटे आए तो आपने फिर से करंट अफेयर पढ़ लिया, 5वें घंटे आए तो इंडिया जीएस पढ़ लिया, 6वें घंटे आए तो सीजीजीएस पढ़ लिया। उसके बाद अगर 7वें घंटे में तो आपने जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पास्ट ईयर के, यूपीपीएससी के हो, यूपीएससी को हो, सीजीपीएससी के हो, आपका दोस्त अभी कोई टेस्ट सीरीज दे के आ रहा है वो हो सकता है, तो वो मैं लगाया करता था। तो इस तरीके से 7 घंटे का जो सिटिंग है मोर देन इनफ है। ठीक है, 7 घंटा अगर आप 50-50 मिनट पढ़ेंगे तो 350 मिनट हो जाते हैं, विच आर वेरी क्लोज टू 6 आवर्स। लेकिन इसमें जो एफिशिएंसी निकलती है, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं निकाला जा सकता है डेली बेसिस में। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी हो। तो ये मेरा एक शेड्यूल था जो मैंने अपने हिसाब से फिट कर लिया था। प्रायोरिटी सेट कर ली, कौन सी चीज़ को किस ढंग से करना है, किस सीक्वेंस में करना है ये मैंने डिसाइड कर लिया, कौन से टाइम पे करना है ये मैंने डिसाइड कर लिया। ठीक है, मेरे से बहुत लेट नाइट तक नहीं पढ़ा जाता था, 1-2 बजे तक, तो वो चीज़ मैं नहीं करता था। मुझे अर्ली मॉर्निंग नहीं पढ़ा जाता था, वो चीज़ मैं नहीं करता था। मेरे जो ज्ञान चक्षु हैं वो दोपहर के 12 बजे खुलते थे, 12 सॉरी 12 साढ़े 12 बजे खुला करते थे। और और उसके बाद 5 से 7 के बीच में थोड़ा सा डल हो जाता था क्योंकि अब शाम ढल रही है तो कहीं ना कहीं मन करता है कि आदमी जाए। और उसके बाद फिर से 7 से लेके 11 बहुत ही एफिशिएंटली मैं पढ़ता था। तो ये मैंने अपने आप को समझ लिया था कि भाई मेरा दिमाग इस टाइप से काम करता है, तो मैंने उसी हिसाब से अपना पूरा टाइमिंग बैठा लिया था। तो आप भी अपने हिसाब से बैठा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एक डेडलाइन सेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। तो हर चीज़ को अगर आपको टाइम पे करना है तो किसी कोई ना कोई टाइम लिमिट आपको डिसाइड करनी होगी। तो डेडलाइन सेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल सिंपल से डेडलाइन अभी के लिए हो सकता है कि 31 दिसंबर तक सीजीजीएस और करंट अफेयर का एक राउंड की पढ़ाई तो मैं कर लूँगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए अगर आपके 2-2 घंटे लगे सीजीजीएस में तो ठीक है, 4-4 घंटे लगे तो ठीक है।
बट मेक श्योर कि ये डेडलाइन अगर आपने 15 दिन पहले डिसाइड करी थी और किसी कारणवश दोस्त की शादी, बीमार पड़ गए थे, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, या फिर कोई और फैमिली इमरजेंसी आ गई थी, तो आप मेक श्योर कि 31 को आपको कंप्लीट करके ही सोना है। 2024 में बिना CGGS और करंट अफेयर के राउंड 1 किए हुए मैं नहीं घुसने वाला हूँ, ये आप डिसाइड कर लीजिए। दूसरा जो है, रिपीटेड फेलियर्स इन प्रीवियस प्रीलिम्स। कई लोग होते हैं कि भाई पिछले ब्रेकअप और पिछले फेलियर से निकल ही नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि काफ़ी इविल और टॉक्सिक एडवाइस है, बट आई थिंक इट्स विल वर्क, कि लुक एट फ्रेंड्स इन पीपल हु मेड इट डिस्पाइट बिंग नॉट दैट आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट। हर फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई ना कोई दीदी भैया, ऐसा कोई ना कोई पहचान का व्यक्ति होता है जिसके सिलेक्शन पे किसी को भरोसा नहीं होता है आजू बाजू वालों का। ठीक है, अगर ये बात सुन के आपके दिमाग में किसी आदमी की इमेज आ रही है तो येस, दैट्स योर पर्सन। तो ये करना है आपको कि बस एक सिंपल सा थॉट आपको दिमाग में लाना है कि देखो, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये भी मतलब मेरा लेवल भी इनके आसपास था, इन्होंने इतनी अच्छी रैंक ले आई, पोस्ट ले ली, तो गिवन कि सब कुछ सही रहा, मेरा भी आ सकता है। इट इज़ नॉट अ डिस्टेंट ड्रीम। ठीक है, हमारे पहचान में ऐसा तो कोई है नहीं कि हमारा मामा का लड़का, बड़े मामा जी, बड़े ताऊ जी प्रधानमंत्री बन गए हो। ठीक है, ऐसा तो सपना नहीं है, लेकिन हर किसी की पहचान में ऐसे कोई दीदी भैया होती है जो CGPSC में पोस्ट ले लिए होते हैं। तो आपको उनको देखना है और ये कहना है कि इनकी जैसा किस्मत है, ऐसी इनकी क्षमता है, वैसी ही किस्मत मेरी है, कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा ही क्षमता है। तो इनका जो आउटपुट निकल के आया है, जो रिजल्ट निकल के आया है, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मैं ला सकता हूँ, ला सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो जहरीली एडवाइस है ये मान लेना। उसके बाद ये है कि एनालाइज द रीज़न वाई यू फेल्ड, दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। कई लड़के जो होते हैं, मैंने इवन इनफैक्ट माई सेल्फ, कई एक आध अगर प्रीलिम्स रुक जाता है तो छाती ही पीटते रहते हैं आने वाले 6-8 महीने तक कि भाई इसने ये अलग क्वेश्चन गलत ले लिया, इसने ये आला ऑप्शन गलत ले लिया, इस क्वेश्चन को विलोपित हो गया, है ना, उसके बाद भ्रष्टाचार हुआ है, 10 प्रकार की चीज़ें, 134-35 कैसे जा सकता है लोगों का जब कट ऑफ 82, 80, 78, 79 जा रहा है। तो इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वो जो क्वेश्चन है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके लिए विलोपित हुए हैं, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है सिर्फ आपके लिए टफ है, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन कि उसके जो ऑप्शंस थे मिसप्रिंट सिर्फ आप ही के पेपर में हुए हो, बाकी में बढ़िया हो गए हों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई रुका है पेपर तो रुका है, बाकी लोग का निकला है तो निकला है। तो ये आप थोड़ा सा थॉट दीजिएगा कि आपका ये पर्टिकुलर प्रीलिम्स का पेपर या मेंस का पेपर क्यों रुका था। ट्राई टू ब्रिंग आउट अ पेन एंड पेपर एंड राइट रीजंस फॉर योर फेलियर। पेन पेपर निकाल लो और उसका थोड़ा सा ऑपरेशन करना चालू करो कि भाई पिछला प्रीलिम्स मेरा क्यों निकला था। 1 से लेके 100 के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन CGGS में बांट दो, 50 क्वेश्चन इंडिया GS में बांट दो। CGGS में देखो कौन से पोर्शन में तकलीफ हुई है, स्टैटिक पोर्शन में तकलीफ हुई है, करंट वाले पोर्शन में तकलीफ हुई है, या फिर बहुत ही ज़्यादा रेयर फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस पे तकलीफ हुई है जिसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं था। इंडिया GS में देख लो कहाँ तकलीफ हुई है, इंडियन हिस्ट्री में हुई है क्या, पॉलिटी में हुई है, करंट अफेयर में हुआ है, या फिर ऐसे डीप कॉन्सेप्चुअल UPSC लेवल के जो क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं जो कि 1 लाइन फैक्चुअल कंटेंट वाले नहीं हैं, उसमें आपको दिक्कत हुई है। तो ये कुछ रीज़न से देख लो। जो बेसिक रीज़न आता है वो यही निकल के आया है कि भाई नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था टाइम में, मैंने अंडर कॉन्फिडेंस में आके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इंडिया GS हैंडल नहीं हुआ उस दिन मेरे से, सिली मिस्टेक हो गई CGGS में, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के मैंने दूसरा ऑप्शन टिक कर दिया जो कि ऑब्वियस था कि भाई इससे बेहतर ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको बहुत ही अच्छे से कामली बैठना है, एक्सेप्ट करना है कि आपका कुछ ना कुछ दिक्कत हुई थी पिछले अटेम्प्ट में और उसको फिगर आउट करिए। जब मेरा 2018 का प्रीलिम्स रुका था फरवरी में, तो मुझे जनवरी 2019 में रियलाइज़ हुआ था कि भाई मेरे से गलती क्या हो गई थी। तो मेरे से गलती किसी भी चीज़ में नहीं हुई थी, बस इतनी हुई थी कि कंफर्टेबल होके वो जो ट्रेंड चला आ रहा था हमारे पूर्वज बाप दादा के ज़माने से कि 50-55 नेट क्वेश्चंस करेक्ट कर लो तो हो जाएगा, तो उसमें चीज़ें फंस गई थी क्योंकि उस टाइम तक कभी भी 130 कट ऑफ गया नहीं था CGGS में, CGPSC के प्रीलिम्स में, और वो पहला प्रीलिम्स था जिसमें CSET काउंट नहीं हुआ था। तो लोगों की GS की क्षमता का पहले बार पता चला था कि भाई कितनी GS की क्षमता है लोगों में। क्योंकि पहले क्या होता था कि CSET, अगर आपका GS कमजोर है तो CSET में बहुत अच्छे नंबर फोड़ के आप compete कर जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2018 में सिनेरियो बहुत कुछ चेंज हो गया था, एंड आई कैन ट्रूली एक्सेप्ट
कि मैं उस सिनेरियो के हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाया और कुछ बेसिक मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी. सो द मिस्टेक वॉज नॉट इन द प्रिपरेशन, द मिस्टेक वॉज डेफिनेटली इन द अप्रोच. तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम जो स्मार्टनेस होती है वो हमको डेवलप करनी है. ठीक है. उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा होगा. लोग इधर से उधर दौड़ रहे होंगे, मैराथन दौड़ रहे होंगे, सुबह क्लास अटेंड करते होंगे, दोपहर को टेस्ट सीरीज देते होंगे, शाम को टेस्ट सीरीज और क्लास का थकान मिटाते हुए सो जाते होंगे, रात में जगते होंगे तो पढ़ने का मन नहीं करता होगा, फिर सर्दी खांसी हो गई होगी तो चुपचाप सो जाते होंगे बिना सेल्फ स्टडी करे, और फिर सुबह उठ के क्लास भग जाते होंगे. तो ऐसे ऐसे करके सिर्फ नोट्स भर रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे. तो इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको थ्योरी रिवाइज करनी है एज मच एज यू कैन. आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे अपने नोट्स में, वही आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा. उसके बाद अगर आपने पिछले साल घटना चक्र सॉल्व करके रखी है, प्रतियोगिता सारांश सॉल्व करके रखी है, CGGS के क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, तो फिर से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो. जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो तो इतने बार रटा जाते हैं 2-3 सालों प्रिपरेशन में कि वो मिस्टेक होता नहीं है. ठीक है. तो अगर मान लीजिए कोई पूछेगा भाई छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, उसका बोटैनिकल नेम क्या है, कौन से तारीख को राजकीय पशु की घोषणा हुई थी, है ना, तो इस प्रकार के जो डेटा है ये तो आपके खून में आ जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है. ठीक है. टेस्ट सीरीज डेली मत दीजिएगा. कई ऐसे कोचिंग्स होते हैं जो डेली टेस्ट सीरीज करवाते हैं. टेस्ट सीरीज इन माय ओपिनियन की इट इज़ द एंड ऑफ योर डे, है ना. एक बार टेस्ट सीरीज दे दिया तो उसका दिन भर पढ़ने का कोई मन नहीं करता है. तो इसलिए मैंने क्या किया था, अपने स्टडी आवर के 7th आवर में इसको शेड्यूल करके रखा था कि 7वें घंटे में अपन आराम से टेस्ट सीरीज दे लेंगे अगर देना होगा तो. फोकस ऑन फुल लेंथ टेस्ट. देखो पार्ट वाइज टेस्ट में ना जब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन आने हैं, उस 2 पन्नों से ही क्वेश्चन आने हैं, तो उसको पढ़ने का कोई बहुत वीरता नहीं है वो 2 पन्ने रट के आपको सारे क्वेश्चन बना देने में. आप फुल लेंथ टेस्ट की प्रिपेयर करिए जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फुल लेंथ टेस्ट. तो फुल लेंथ टेस्ट को प्रिपेयर करिए और इसी के हिसाब से अपनी रिविजन चलाइए. ठीक है. और हर बार की तरह डोंट ओवर स्पेंड टाइम ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इंडियन हिस्ट्री गोज विदाउट सेइंग. अब बात आती है कि सर चलो ठीक है सब चीज़ तो चल रहा है, कॉन्फिडेंस बड़ा लो है बहुत सारे रीजंस के कारण. बहुत सारे एकेडमिक रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे नॉन एकेडमिक रीजन हो सकते हैं. तो लेट मी टेल यू, इट्स अ गुड थिंग टू बी अंडर कॉन्फिडेंट. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. क्यों होता है? बिकॉज आप हम्बल रहेंगे, आप कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं लेंगे, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे. एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे CSET क्वालिफाइंग हो गया था 2019 में, मुझे पता था कि भाई सिर्फ 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट फिर भी आई चैलेंज माई सेल्फ. और क्योंकि 2018 का प्रीलिम्स रुका हुआ था तो मैं किसी प्रकार का चांसेस नहीं लेना चाह रहा था. तो मुझे 66 चाहिए थे, लेकिन मैंने स्कोर किए अराउंड 178 179 आउट ऑफ 200. 97 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 90 सही थे, 7 गलत थे. ठीक है. अब देखो, अब इसमें कोई महानता तो नहीं है कि आपने CSET क्वालिफाइंग 66 है तो फिर भी आपने लगभग 2 गुना 3 गुना मार्क्स लेके आ गए. फ़ायदा हुआ. फ़ायदा किस में हुआ कि पेपर 4 मेंस में फ़ायदा हुआ कि आई स्कोर्ड 161 आउट ऑफ 200. और इसमें जो मेजर पोर्शन है जिसमें सही में आई थिंक आई स्कोर्ड, दैट मस्ट हैव बीन मैथ्स, क्योंकि वो डेफिनेट नंबर होते हैं. तो ये है कि जब भी आप कुछ भी चीज़ करते हैं, इसका जो बिग लेसन होता है वो मैं बताता हूँ आपको कि एवरी डॉट कॉमा लाइन डेट यू ड्रॉ ड्यूरिंग दिस 2 months विल हेल्प यू इन वन वे और अनदर इन दिस एग्जाम. देखो सिंपल सा फंडा है, बैठना है, पढ़ना है, बहुत ही सिंपल फंडा है, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो. ब्रह्म मुहूर्त, ये वाली मेडिसिन, ये होम्योपैथी वाली, ये एक्सरसाइज, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये मेडिटेशन, ये योगासन, ये किसी उतना आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं करेंगे जितना आपकी सिंपल जो इच्छा शक्ति है, गिवन टाइम पे गिवन प्लेस पे चुपचाप बुक खोल के बैठना और उसको पढ़ना आपको हेल्प करेगा. उससे ज़्यादा बाकी चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी. सो द की इज़ टू सिट एंड स्टडी, सिंपली पुट. और सिंपल सा बात है कि डेली चीज़ें करने पे होती हैं, नहीं करने पे नहीं होती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका CGPSC प्रीलिम्स का स्कोर इम्प्रूव हो तो आपको उसी डायरेक्शन में आपको वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. और उसका जो डायरेक्शन जो है वो आपकी पुस्तकों से गुजरता है, आपका टेस्ट सीरीज से गुजरता है, आपका एक एकेडमिक स्ट्रेटजी से गुजरता है. कहीं से भी मोटिवेशन, इमोशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, लव्ड वन के सपोर्ट पे डिपेंड नहीं करता है उतना जितना आपके खुद के एकेडमिक सपोर्ट और सेल्फ स्टडी आवर्स पे डिपेंड करेगा. सो द थिंग्स आर वेरी सिंपल. जस्ट कीप स्टडिंग एंड थिंग्स विल हैपन. चलो
बढ़िया है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। जो सिंपल सिंपल जो चीज़ें होती हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। टेक केयर। रिपीटेड फेलियर्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, हर किसी को फेलियर मिलता है। एवरीथिंग सीम्स डिफिकल्ट बिफोर इट इज़ डन, एंड इट विल बी डन। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।